के ऊपर बात रखनी है। मैं सच कहूँ तो मैं डर गई। मेरे दिमाग में है कि संविधान विहीन ऐसा कुछ हो भी सकता है क्या? मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे कि संविधान विहीन कैसे हो सकता है भारत, कल्पना में नहीं आती। पर फिर रियलाइजेशन भी होता है कि होते हुए भी तो हो रहा है। अब बात जब ये आए कि संविधान विहीन भारत की कल्पना कैसी होगी, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक नाम आया। संविधान विहीन भारत की कल्पना बिल्कुल वैसी कल्पना होगी जैसी आरएसएस की कल्पना है भारत को लेकर के। मैं ऊपर ऊपर बात नहीं करूंगी, आई टॉक अबाउट ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैं इसीलिए सबसे पहले गई और मैंने आरएसएस का संविधान खोला। आरएसएस संविधान में क्या लिखते हैं, उसका आप आर्टिकल 4 उठा करके देखिए। ये लिखता है द संघ बिलीव्स इन ऑर्डरली इवोल्यूशन सोसाइटी। इसका मतलब है कि संघ इस बात में यकीन रखता है कि समाज में एक ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर माने समता की बात नहीं करता, इक्वालिटी इक्विटी की बात नहीं करता, समानता की बात नहीं करता। ऑर्डर, कोई ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई ऊंच होगा, कोई नीच होगा। ऑर्डर। जब संघ ऑर्डर की बात करता है तो ये कहाँ की बात करता है? आप में से कोई बता सकता है? जब ये हायरार्की की बात करता है, कोई ऊंच होगा नीच होगा, किसकी बात करता है? ये मनुस्मृति की बात करता है। ये मनु के उस काल की बात करता है जो समाज को ऐसे ही बांटता था कि आप इस जाति में हैं तो आप ऊंचे हैं, इस जाति में तो आप नीचे हैं, आप इस जाति में हैं तो आप अछूत हैं, इस जाति में तो आप पूजने योग्य हैं। ये वहीं से आता है। और संविधान से जो इनकी नफरत है ये बहुत समय पुरानी है। जब लिखा जाए तो उससे मतलब तब से ये विरोध कर रहे हैं जब ये अडॉप्ट हुआ, इनैक्ट हुआ, अडॉप्ट हो रहा था उस समय का मैं लाइन पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि मनुस्मृति को भारतीय कानून के रूप में खुद गोलवलकर लागू करना चाहते थे। और मैं एक एक शब्द इनके खुद के जो राइटिंग्स हैं, जो ये खुद लिख के गए हैं, खुद बोल के गए हैं, वहीं से उठाऊंगी, वरना आए दिन कोई ना कोई केस कर देता है। इसलिए वहीं से उठाऊंगी ताकि ये रहे कि इन्होंने कहा है। भाई आप लोग ऐसा मानते हैं, हम ऐसा नहीं मानते। गोलवलकर जो लिख करके गए हैं, गोलवलकर जो ऑर्गेनाइजर है मुखपत्र, उसमें आएगा। गोलवलकर का मानना है हमारे संविधान में प्राचीन भारत के अनूठे संवैधानिक विकास का कोई जिक्र नहीं है। विकास, कौन सा विकास? कोई जिक्र नहीं है। मनु के कानून स्पार्टा के लिगरस या पर्सिया के सोलान से पहले भी लिखे गए। मनुस्मृति में कहे गए कानून आज तक दुनिया भर में प्रशंसा के भाव जगाते हैं और स्वीकार करने को विवश करते हैं और लोग उस पर मोहर लगाते हैं। लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई अर्थ नहीं रह गया। ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949, जब हमारा संविधान अडॉप्ट हुआ है, उसके बाद इन लोगों ने ये बातें बोली। फिर आप सुनिए आगे ये लोग क्या कहते हैं। जब इनैक्ट हो रहा है, मतलब अब संविधान सबको मानना पड़ेगा 26 जनवरी 1950 को, तब ये लोगों का फिर वही ऑर्गेनाइजर जो मुखपत्र है, वहां पर एक एडिटोरियल कॉलम आता है। उस कॉलम में इन लोगों ने लिखा, इसके बावजूद आरएसएस ने लिखा, इसके बावजूद कि पिछले दिनों डॉक्टर अंबेडकर के बंबई में ये कहने की खबर है कि मनु के दिन अब लग गए, एक तथ्य है कि आज भी हिंदुओं का दैनिक जीवन मनुस्मृति तथा समितियों के सिद्धांतों आदर्शों से प्रभावित होता है। यहाँ तक कि एक उदार हिंदू, मतलब लिबरल हिंदू, एक उदार हिंदू भी कुछ मामलों में खुद को इन स्मृतियों में अंतर्निहित नियमों से बंधा पाता है और उसमें अपने जुड़ाव को पूरी तरह त्याग देने पर शक्तिहीन महसूस करता है। कौन पावर त्यागता है मनुस्मृति में? मनुस्मृति में किसको ताकत दी गई है? संविधान ने तो सबको बराबर कहा, पर मनुस्मृति किसी एक को ताकतवर मानता है, एक जाति को मानता है कि वो मुंह से पैदा होती है। बायोलॉजिकली संभव है क्या कि कोई जाति मुंह से पैदा हो सकती है, कोई इंसान पैर से पैदा हो सकता है, कोई हाथ से पैदा हो सकता है? ये संभव है? नहीं संभव है। इसलिए लोगों ने लिखा कि जो सुपीरियर है, तो ये कहते हैं कि हम लोग मनुस्मृति में नहीं यकीन रख रहे हैं तो हम बेसिकली कमजोर हो रहे हैं। यही नहीं रुकते हैं। मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कंपैरिजन में ड्रॉ करना चाहते हैं। इनका मनुस्मृति में क्या क्या लिखा हुआ है आगे पढ़ती हूँ। जैसे कि एक जर्मनी के बहुत बड़े, मतलब मैं कहूँ विद्वान भी रहे, शोधक रहे और बहुत सारी किताबें भी उन्होंने ट्रांसलेट की। मैक्स मिलर नाम है उनका। उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया और उसके बाद उसी किताब से फिर मैं कोट कर रही हूँ। चौथा जो मेंशन है उसमें लिखा हुआ है,
उसका पिता बचपन से उसकी रक्षा करता है, पति जवानी में उसकी रक्षा करता है, पुत्र वृद्धावस्था में रक्षा करता है। एक स्त्री कभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं होती। तो जो ये महिलाएं यहाँ बैठी हैं, उनके लिए मनु के विचार हैं। जिस मनुस्मृति की तारीफ गोलवलकर कर रहे हैं, सावरकर कर रहे हैं, पूरा आरएसएस कर रहा है, पूरा संघ कर रहा है, उसका महिलाओं के प्रति विचार है कि हम स्वतंत्रता समानता के योग्य ही नहीं है। और पहली बार नहीं है कि सिर्फ गोलवलकर और सावरकर तक ही ये मसला रुका। लगातार इनके जो सर संघ चालक हैं, चाहे के सुदर्शन को उठा लीजिए, किसी को भी, हमेशा ये कहते हैं संविधान में तो हमारा कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसमें मनुस्मृति नहीं है। आगे एक और में कोट जो बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी कुछ समय पहले एक घटना हुई थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हमारे मुख्य न्यायाधीश पर, सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई थी। ये भी उस मनुस्मृति से आता है। सुनिए, जिस राजा का न्यायाधीश माने जज, जिस राजा का न्यायाधीश शूद्र होता है, उसका राज्य कीचड़ में गौ की भांति, मतलब गाय की भांति फंसकर पीड़ा पाता है। तो इनका ये मानना ही है कि कभी भी कोई न्यायाधीश दलित तबके से नहीं हो सकता, पिछड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका राजा का तो आप कीचड़ में फंस जाएंगे। जूता चलाया गया, उसके बाद भी जिस वकील पर कार्रवाई करनी थी नहीं किया गया। और जब सवाल भी पूछे गए, इन लोगों ने कहा कार्यपालिका किसी तरीके से कोई इस पर कार्रवाई नहीं करेगी। ये वहीं से, ये जितनी समझ है, सारी समझ वहीं से आती है। इसीलिए मैं बार बार उसी कोट को हवाला करूंगी जो मनुस्मृति में लिखा गया। एक जगह लिखते हैं, नीची जाति का ऊंची जाति वालों के साथ अभिमान से बैठना चाहे तो राजा को उसकी कमर दाग करके देश से निकाल दे। नीची जात अगर ऊंची जात के साथ बैठे तो राजा को उसका कमर दाग के निकाल देना चाहिए। मतलब बराबरी कहीं भी इनको पसंद कभी भी नहीं आई। इसीलिए मैं बार बार उसी को दोहरा रही हूँ, उनके कोट्स को दोहरा रही हूँ। बात यह है कि जब हम संविधान विहीन भारत की चर्चा करते हैं, हमको एक और चीज समझने की जरूरत है। क्या संविधान लागू होने के बावजूद संविधान लागू है? बाबा साहब ने एक बार कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट वे। मतलब अगर गलत तरीके से संविधान का उपयोग करते हैं ये लोग, तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जिसको जला दूंगा। बाबा साहब ने शुरू से सचेत किया कि संविधान का इस्तेमाल करके भी आपको खत्म किया जा सकता है। संविधान में आपको कई सारे ताकत देगी। आप आर्टिकल 15, 16, 17 कोई आर्टिकल उठा लीजिए, सब आपकी समानता की बात करता है। आर्टिकल 23 आपको कहता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, पर क्या नहीं हो रहा है? आर्टिकल 21 आपको कहता है राइट टू लिबर्टी, मतलब और सम्मान के साथ जीवन जीने का आपको एक अधिकार देता है। उसी के अंदर साफ हवा आती है, साफ पानी आता है, साफ जल जंगल आता है, सब राइट टू आर्टिकल 21 के अंदर आता है। लेकिन क्या वो हो रहा है? आप खुद देखिए, जब हम साफ हवा मांगने जाते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रही हूँ अभी, साफ हवा मांगने जाते हैं तो हमारी जो मुख्यमंत्री हैं वो कहती हैं एक कचड़े के ढेर तुझे तो जाना पड़ेगा। कचड़ा ऐसे चला जाएगा? एक कचड़े के ढेर तुझे जाना पड़ेगा। जब उनसे हवा पर सवाल पूछा गया, गंदी हवा पर, तो वो AQI को टेम्परेचर बताती थी। ये हमारी मुख्यमंत्री हैं। इसी आर्टिकल 21 में जो अरावली पहाड़ है, पूरे देश भर में आप देख रहे होंगे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसी में आता है। और उसी में आता है का मतलब है कि इतने सारे संविधान ने आर्टिकल्स लिखे हैं कि जल हो, जंगल हो, जमीन हो, पशु हो, सिर्फ इंसान नहीं, पशुओं को भी सुरक्षित रखने के लिए इसमें आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। लेकिन फिर आप सोचिए, फिर क्या वो सुरक्षित रखे जा रहे हैं? बड़ा विचित्र कानून लाए हैं। 100 मीटर से नीचे का पहाड़, मतलब 99.9 भी है तो उसको तोड़ देना है। अब बताइए, मतलब कैसे इस कंक्लूजन पे लोग पहुंचते हैं कि 100 मीटर से 99 भी हो गया तो गड़बड़ है, उसको तोड़ दो, खत्म कर दो। बेसिकली ये है कि इनको संविधान का ही गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपने चंद पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाना है। संविधान में तो लिखा गया कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। आए दिन हम घटनाएं देखते रहते हैं, आए दिन कहीं पर एक छोटा बच्चा घड़ा से पानी पी रहा है, उसको मार रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी को भी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है अगर वो घोड़े पर चढ़ता है, क्योंकि उसको गोली मार दी जाएगी, इसका खतरा बना रहता है। कई तरह से जो भी बातें संविधान में लिखी है, ठीक उसका विपरीत कर रहे हैं। अभी दिग्विजय जी भी मनरेगा की बात कर रहे थे। मनरेगा जो कानून था एक तरीके से अधिकार था, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, अधिकार था, पर अधिकार को उन्होंने उपकार में परिवर्तित कर दिया। मनरेगा का नाम बदले हैं, उसको ग्राम जी किए। वो लोग जीराम जी बोलते हैं, ग्राम जी बोलते हैं।
वो बोल रहे हैं कि वो ग्रामजी बिल हो गया है। अब देखिए कैसे अधिकार को खत्म किया जाता है। राइट जब आपका होता है तो आप हक से मांगते हैं, ये मेरा अधिकार है, हमको आपको इसको देना पड़ेगा। अगर काम का हमको 100 दिन का अधिकार है, इसको आपको देना पड़ेगा। इस कानून तक के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी गई, रघुवंश बाबू से लेकर के जो हमारी पार्टी से आते थे और कांग्रेस सब मिलकर के यूपीए 1, वो ये कहते हैं कि बहुत मजबूत कानून में से एक था कि जो भी गरीब तबका है, वंचित तबका ग्रामीण इलाकों में, उसको 100 दिन का काम देना पड़ेगा। इन्होंने पूरा का पूरा उसको बदल दिया। बदल करके इसको क्या किया कि अब कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास जितना बजट आएगा उस हिसाब से काम देंगे, और बजट तो साल दर साल घटाए ही जा रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि ये हर तरीके से संविधान को ही कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है सिर्फ नाम बदल रहे हैं? मुझे जहां तक समझ आ रहा है, आपको कोरोना का वो तो काल याद ही होगा कि जब वैक्सीन भी लगा रहे थे उसमें महामानव की तस्वीर होती थी। वैक्सीन पर, डेथ सर्टिफिकेट पर नहीं डाला, पर वैक्सीन पर डाला। मुझे जहां तक समझ आ रहा है, मनरेगा कार्ड में महात्मा गांधी जी की फोटो है। इनका अगला काम ये होगा कि नाम बदलो, कार्ड नया बनाओ, अब मोदी जी की तस्वीर लाओ। तो ये यही नहीं रुकेंगे, पूरा स्कीम, मतलब कहते हैं कि पूरा एजेंडा अलग तरीके से चला रहे हैं। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, हर जगह पे एक बुलडोजर न्याय चल रहा है इनका, बुलडोजर जस्टिस। मैं उस पर इसलिए आ रही हूँ क्योंकि संविधान सबको अधिकार देता है कि कोई सबसे ज्यादा संपत्ति नहीं इकट्ठा करेगा, सबको जिंदगी डिग्निटी से जीने का अधिकार है, घर का अधिकार है। बिहार का मैं एग्जाम्पल लेकर के आती हूँ। संविधान तो कहता है कि जाति के आधार पर भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। मैं एक बिहार का आपको एग्जाम्पल देती हूँ, पटना का एग्जाम्पल देती हूँ। बेऊर जेल है वहां पर। लालू जी उस समय में मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हुआ क्या, वहीं की घटना है कि बेऊर जेल में वहीं आसपास की जो बस्तियां थी वो दलित बस्तियां थी, डोम समुदाय की बस्तियां, जिनसे जबरन नाले साफ करवाए जाते थे। शादी हो रही थी वहां पर उस इलाके में, उस बस्ती में। शादी के दौरान बेऊर जेल से अधिकारी वहां जाते हैं, बोलते हैं जो दूल्हा शादी पे बैठा हुआ है उसको जबरन उठाने लगे कि चलो तुमको बेऊर जेल में नाले की जो है टॉयलेट्स की साफ सफाई करनी है। वहां जो बैठे लोग थे डर गए। उन्होंने कहा कि सर शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग सब मिलके चलेंगे, साफ सफाई कर देंगे। वो लोग जबरन दूल्हे को पकड़ के ले गए और वहां साफ सफाई करवाई। लोग पूरी तरह से परेशान थे। उनको पता था कि मुख्यमंत्री बिहार में लालू यादव। वहां पर वो लोग जाते हैं लालू यादव के घर। सुबह लालू जी घर 4 बजे वो लोग सब लोग पहुंच गए। उनको पता चला कि बहुत भीड़ आई हुई है बाहर में, वो बाहर निकले। फिर लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, जबरन हमारे जो दूल्हे हैं उनको लेकर के चली गई है और शादी भी नहीं हुई, उससे बाथरूम साफ करवाया जा रहा है। लालू जी वहीं से पैदल मार्च किए। वहीं गोल्फ क्लब था पटना में, वहीं आसपास सिर्फ मार्च नहीं किए, वहां पर गए। गोल्फ क्लब जो सबसे ज्यादा कहते हैं कि जो अपवर्ड कास्ट के लोग हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। पटना गोल्फ क्लब शादी के लिए, बहुत तरह के फंक्शंस के लिए बेसिकली इस्तेमाल किया जाता था। लालू जी ने इंश्योर किया, वहीं बोला ये रहा गोल्फ क्लब, अब तुम लोगों की शादी यहीं होगी, आधा हिस्सा तुम्हारा, नाचना है नाचो, गाना है गाओ, शादी ब्याह करो, जो करना है करो। ये संविधान से हुआ। उनको पता था कि संविधान ने जो ताकत दी उस ताकत से एक नेता उभर के निकला जिसका नाम लालू प्रसाद यादव है, और वो लड़ रहे हैं और वो हमारे लिए खड़े। तभी वो सुबह 4 बजे पहुंच गए और उन्होंने वो गोल्फ क्लब उनको दिलाया। वहां पर शादियां वादियां सब कुछ होती थी। और अगर संविधान नहीं होता तो शायद लालू जी जैसे लोग, जितने भी आगे चल करके लोग आए, कांशीराम जी जैसे लोग, हम लोगों को चरवाहा छोड़ते, नालियों तक सीमित रखते। शायद हम खुद यहाँ खड़े नहीं होते, आपके बीच बोल नहीं रहे होते। महिलाओं को घर के अंदर ही रखते, महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि इनका मनुस्मृति तो उनको स्वतंत्रता के लायक ही नहीं मानता, उनको हमेशा अधीन मानता है। एक और घटना का मैं जिक्र करूंगी, और इसीलिए मैं उसका जिक्र भी कर रही हूँ इस घटना की। गोल्फ क्लब के बाद क्या हुआ, लालू जी ने घर बनवाया दलितों के लिए वहां पे, क्योंकि वो बस्ती में रहते थे। घर बनवा के कागज भी उनको दिया, मालिकाना अधिकार दिया। ये कहा कि कल को तुमसे कोई घर खाली करवाने आएगा तो ये पेपर उसको दिखाना कि हम इस घर के मालिक हुए, हम इस घर के मुखिया हुए। लेकिन आज बुलडोजर न्याय के नाम पर इन लोगों को, जो दलित बस्तियां हैं, जो मुसलमान समुदाय की बस्तियां हैं, घर हैं, उजाड़े जा रहे हैं, उसमें बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये कह के कि ये बुलडोजर न्याय है। बुलडोजर कभी न्याय नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इस बात पे कहता रहा कि बुलडोजर से कभी न्याय नहीं होता। जितने बार बुलडोजर चलेंगे, जो न्याय का प्रणाली है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा कहते हैं कि न्याय की जो पूरी प्रक्रिया है, उसकी नींव कमजोर होती जाएगी। पर
इन लोगों को इसीलिए हम लोगों को रोकने की जरूरत है। अगर मैं आपको एक और घटना बताऊं, क्योंकि हम लोग यहाँ से हैं, मैं चाह रही थी कि बिहार की कुछ घटनाओं की जिक्र करूं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री एक, अब जब चाहे फोन खोले उठा के देख लें, दलित तबके और पिछड़े तबके की जो महिलाएं होती थी, उन महिलाओं को जबरन ले जाया जाता था, क्योंकि हर जगह पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते थे। तो महिलाएं, जो प्रजनन प्रक्रिया होती थी उसमें दलित पिछड़ी महिलाएं उसका हिस्सा होती थी, और बच्चे पैदा जो होते थे वहां पर वो मौजूद होती थी। साफ सफाई करना, ये काम उनको जबरन लगाया जाता था। लेकिन सिर्फ उनको इस काम में नहीं लगाया गया, उनसे हत्याएं करवाई गई। कई जगह जहां बेटियां पैदा होती थी, उन बेटियों का गला घोटने पर मजबूर किया जाता था। तो हमको तो इंसान नहीं समझे, और इंसान ना समझने के बाद हमको वो शैतान भी बनाए, हमको वो मर्डरर्स बनाए। तो ये सारी चीजों को हमको समझना होगा कि आखिर क्यों संविधान ने जब ये ताकत दी, हिंदू कोड में, मैं इसकी बात इसलिए करूंगी क्योंकि जो महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, और हम मजबूत संगठित महिलाएं अगर यहाँ मौजूद हैं, तो किस बदौलत मौजूद हैं, आपको ये भी समझने की जरूरत है। संविधान में जब संविधान सभा चल रही थी, सारी चीजें चल रही थी, बाबा साहब ने कहा कि हिंदू कोड बिल तो लाना ही पड़ेगा। क्या है हिंदू कोड बिल? क्योंकि संविधान विहीन भारत की कल्पना हो रही है, इसीलिए मैं इसकी चर्चा करना चाहती हूँ। क्योंकि संविधान नहीं होता तो ये अधिकार भी नहीं होते। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार। वो बेटी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेटों को सारी संपत्ति देंगे और महिलाओं को उसका अधिकार नहीं है। तलाक का अधिकार, तलाक का अधिकार जब हमें मिल रहा था, उस समय में भी जो हिंदू महासभा थी, जहां से लोग निकल करके आए, उन्होंने इसका विरोध किया। संघ तो लगातार विरोध करते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया, ये कहकर महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दे दोगे तो हमारा पूरा जो हिंदू समाज वो बर्बाद हो जाएगा, हमारा संस्कृति बर्बाद हो जाएगा, भारतीय सभ्यता बर्बाद हो जाएगी। और तो और एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जब बाबा साहब ने बाइगमी खत्म की। बाइगमी मतलब पहले हिंदू पुरुष 2-3 महिलाओं से शादियां कर सकते थे, उसको जब उन्होंने खत्म किया तो सुनिए कि क्या ये एग्जाम्पल देते हैं, क्या बोलते हैं इसके विरोध में। वो कहते हैं कि अगर हिंदू मर्दों के जीवन में सिर्फ एक स्त्री होगी तो कई बार ऐसा हो सकता है कि उसको बेटा ना हो। बायोलॉजिकली तो ऐसे भी गलत है, उसके लिए पुरुष जिम्मेदार होते हैं। पर ये कहते हैं कि हिंदू महिलाओं में अगर सिर्फ एक महिला से शादी हो, कई बार ऐसा हो सकता है कि बेटा ना हो, तो बेटा नहीं होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। मतलब जिनको बेटे होंगे सिर्फ उनको मुक्ति मिलती है, और मान लीजिए अगर मैं अपने माँ बाप की सिर्फ इकलौती बेटी हुई तो मेरे माँ बाप को मुक्ति नहीं मिलेगी। इस तरह के ज्ञान उन्होंने दिए, मतलब दिव्य ज्ञान है। हिंदू कोड बिल के विरोध में बाबा साहब ने कहा कि जो महिला सिंगल भी है वो भी बच्चा अडॉप्ट कर सकती है, बच्चा अडॉप्शन तक का अधिकार। जब तलाक का अधिकार दिया, उससे पहले ये था कि महिलाओं को उनके पति जितना चाहे मारे, जितना चाहे पीटे, वो आजाद नहीं हो सकती। बाबा साहब ने कहा डिवोर्स बिना इफ बट के, अगर पति किसी तरीके का शोषण कर रहा है तो महिला लेने को आजाद है। ये सारे की सारी चीजें, हक, अधिकार जो हमें मिला है वो बाबा साहब की बदौलत है और संविधान की बदौलत है। और अगर संविधान विहीन भारत होगा तो वहां पर महिलाएं दासियां ही रहेंगी, महिलाएं कैद रहेंगी। आजादी कहीं से आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि जब संविधान विहीन भारत के बारे में आप सोचिएगा तो डर सा भी लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि जो तबका, दलित तबका, वंचित तबका, पिछड़ा तबका इससे आजाद हुआ, उसको फिर से ये उसी जंजीरों में, कहते हैं ना कि जंजीरों में जकड़ कर फिर से उसी काल में भेजेंगे जहां महिलाएं बेची जाती थी, जहां बाकी लोगों को दास बना के रखा जाता था और हमको कहीं से भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आपको क्या लगता है आखिर क्यों लगातार संघ इसका विरोध करती रही, संविधान का विरोध करती रही, संघ के लोग विरोध करते रहे? कोई तो कारण रहा होगा, क्योंकि उनको अपनी हेजेमनी बनाए रखनी है, मोनोपोली, कि हर जगह शीर्ष पर जो हम थे वो शीर्ष पर बने रहे। उस शीर्ष पे बने रहने के तोड़ने की लड़ाई है। जब आप संविधान को बचाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए लड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये मजाक बनाते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ, संसद के भीतर आपको वो क्षण याद होगा जब अमित शाह जी ने खुल के बोला अम्बेडकर 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 मत करो, इतना भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। बताइए, इस संविधान ने ना हमें स्वर्ग दिया, और स्वर्ग दिया तो स्वर्ग दिया, और अगर स्वर्ग ही नहीं होता तो स्वर्ग नहीं मिलता। जिनको नाम अम्बेडकर के नाम से दिक्कत होगी तो आप सोचिए क्या वो संविधान के कभी भी संविधान के समर्थक हो सकते हैं?
जिनको बाबा साहब के नाम से दिक्कत होगी, वो संविधान के समर्थक नहीं हो सकते। मैं एमपी आने से पहले बहुत सोच भी रही थी कि इस प्रोग्राम में जाऊंगी तो क्या बोलूं, नहीं समझ आ रहा है, लोग कितने चेतना से जागृत होंगे नहीं होंगे। फिर मुझे याद आया ये तो मध्य प्रदेश है, यहाँ से अर्जुन सिंह जी निकले, वो अर्जुन सिंह जी जिनके कारण हम लोगों को यूनिवर्सिटीज में आरक्षण मिल पाया, ओबीसी रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ। तो यहाँ अगर चेतनाशील नहीं लोग नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे हमारे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता है उसको गलत बातें पढ़ाई जाती हैं। आप खुद सोचिए, जहाँ से अर्जुन सिंह जी निकले, हायर यूनिवर्सिटीज में 27% रिजर्वेशन उन्होंने दिया, वहां से उस राज्य में आज भी ओबीसी आरक्षण 13% है, जहां तक मुझे मालूम है। 13 है कि 14 है? 14%, 13% होल्ड किए हुए रखे हुए हैं। अब जहां तक मुझे मालूम है कि कांग्रेस की सरकार भी आई थी उसको लागू करवाने के लिए थी, पर कुछ लोग फिर कोर्ट चले गए और उसको होल्ड करवा दिया। अब सवाल ये उठता है कि अब जाइए, जाके जरा खोज के आइए, जो होल्ड करवा के आया है कोई मुसलमान है क्या? देख के आइए, जो लोग मंडल कमीशन का भी विरोध किए, क्या कोई मुसलमान विरोध कर रहा था क्या? क्योंकि मंडल कमीशन में तो सारे जो पिछड़े मुसलमान हैं, हिंदू जो पिछड़े हैं, सबको उसने बांधा। कौन लोग विरोध कर रहे हैं, किनको हमारे अधिकारों से दिक्कत है, ये हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए आज भी ये आपके ऊपर थोप रहे हैं, कहते हैं देखो मैंने पिछड़ा मुख्यमंत्री दे दिया। पर सवाल तो ये है ना, क्या ये पिछड़ा मुख्यमंत्री पिछड़ों के अधिकारों के साथ खड़ा है? अगर खड़ा होता तो 27% आरक्षण तो लागू हो गया होता, पर आज तक लागू नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि ये संविधान विरोधी है, कभी संविधान के समर्थक नहीं हो सकते। ये वही महाराष्ट्र, ये वही मध्य प्रदेश की धरती है जहां पर लोहिया जी ने एक नारा दिया था, रानी बनाम मेहतरानी का नारा। ग्वालियर में जब चुनाव लड़ा गया था तो उन्होंने सुक्खो रानी को वहां खड़ा किया और बोला कि रानी के विपरीत में मेहतरानी जिसको मान के रखा गया है वो खड़ी होगी, तब असल में संविधान की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी। तो ऐसे मैसेजेस हमको तो मध्य प्रदेश में देखने को मिले हैं। इसीलिए मैं महिलाओं से भी बार बार कहती हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसा कह देते हैं, अरे देखिए महिलाएं राजनीतिक तौर पर जागृत नहीं है, पर यहाँ देखिए यहाँ भी पुरुषों की संख्या ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, महिलाएं संख्या में बहुत कम है। पर सवाल ये है कि महिलाएं अगर यहाँ कम है तो क्यों है? क्या ये महिलाएं अपने कारण कम है, या फिर अगर हमको सिक्योरिटी का भाव नहीं मिल रहा है, कंफर्ट का भाव नहीं मिल रहा है, या हमको थोड़ा बहुत कहते हैं कि असहज महसूस हो रहा है, तो हम यहाँ नहीं है। कहा जाता है देखिए बाबाओं के पास जाती है महिलाएं, संविधान सभाओं में नहीं जाती हैं, जहाँ संविधान पर चर्चा होती है वहाँ नहीं जाती हैं। बात है कि क्या हमने स्पेसेस तैयार किए हैं इसके लिए कि वहाँ पे जाके कंफर्टेबल हो वहाँ। और दूसरी बात ये कि आज भी देश में संविधान लागू होने के बावजूद रीसेंट रिपोर्ट आया 45% लड़कियां स्कूल नहीं जाती, मतलब आधी आबादी की आधी आबादी स्कूल ही नहीं जा रही है। अब अगर वो स्कूल नहीं पहुंच पा रही तो कहाँ लैंड करेंगी, मतलब कहाँ जाएंगे भविष्य में? अगर पढ़ी लिखी नहीं, इसका मतलब है कि वो होम मेकर बन के रह जाएंगी, घरों में कैद होकर रह जाएंगी, झाड़ू पोछा बर्तन वहीं तक रह जाएंगी। क्योंकि शिक्षित होंगी तब ना रोजगार लेंगे, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में भी वो बढ़ेगी, शिक्षा मिलेगा नहीं तो वहीं रह जाएंगे। अब वहीं रह गई तो उनको अपने मौके क्या दें घरों से बाहर निकलने के? कोई पुरुष का बहुत बड़ा दोस्ती का क्लब होता है, बहुत सारे दोस्त हैं, बाहर गए चाय पे चर्चा कर रहे हैं, बैठे हुए घंटा 2 घंटा हो गया, कहीं कहीं पॉलिटिकल सेमिनार है वहां भी चले गए, सामाजिक आंदोलन है उसका भी हिस्सा हो गए। महिलाओं को ये सारे जो कहते हैं कि ये सारे अधिकार हैं कागजों पर वहां मौजूद हो पाती हैं क्या? बात यह है कि हम जब संविधान कल्पना की गई थी तो वो सारा का सारा आइडियाज ही लिया गया था हमारे जितने ज्योतिबा फुले हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, फातिमा शेख हैं, सभी लोगों से, पेरियार है, बाबा साहब ने जो भी कल्पना दी वहां से उठाई कि महिलाएं, इसीलिए तो बाबा साहब बार बार कहते थे कि मैं किसी भी समाज की प्रगति इस बात से मापता हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। तो इसीलिए जब भी हम ये कहेंगे कि इन सभाओं में महिलाएं क्यों नहीं आ रही हैं, तो हमको ये भी देखने की जरूरत है कि क्या हम महिलाओं को सेफ कंफर्टेबल माहौल दे पा रहे हैं, क्या हम उनको एक अवसर दे पा रहे हैं कि उनकी भी दोस्ती हो, वो बाहर जाए, वो भी चाय की टपरियों में बैठ पाए जैसे पुरुष बैठते हैं, क्या हमने ऐसा माहौल बनाया है? तो यही बात है कि संविधान की जब परिकल्पना हो या संविधान पर जब भी चर्चा हो, एक बार हम इस बारे में भी सोचें कि जिस हिंदू कोड बिल को लागू करने में इतनी मशक्कतें आई, ये जितनी संघ की ताकतें हैं हमेशा उसके खिलाफ रही, तो क्या वो हिंदू कोड बिल सिर्फ कागजों पर रह गया
ये असल में है। असल में तब होगा जब महिलाएं भी बराबरी में हर जगह हिस्सेदारी ले पाएंगी, पढ़ पाएंगी, लिख पाएंगी और हाँ, चाय की दुकानों पर भी बैठ के चर्चा कर पाएंगी। अगर वो मिलेगा तो बाबाओं के यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं। तो हमको एक काउंटर कल्चर तो देना ही पड़ेगा। और मैं और खास तौर पर इसीलिए संविधान की बार बार कहते हैं कि आपको उस एरा में वापस जाना होगा, उसकी अहमियत को समझना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि संविधान अगर नहीं होता तो मतलब कहते हैं ना कि बोलना भी हमें मयस्सर नहीं होता, क्योंकि अगर आवाज़ ऊंची हो जाती तो कहता आवाज़ नीचे करो, अगर बराबर बैठ गए होते तो कोई धक्का दे दिया होता, बस में बराबर बैठ गए तो सीट से निकाल के दे दिया होता, सीट से भगा दिया होता। तो इसीलिए जब बाबा साहब ने संविधान की कल्पना की तो एक वर्ड डाला उसमें, इक्वल, इक्विटी, समान। पर जो आरएसएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो शुरू में मैंने पढ़ा, वो कहता है ऑर्डर वाली सोसाइटी। तो उनको ऑर्डर चाहिए, हमको ऑर्डर नहीं चाहिए, हमको बराबरी चाहिए। कई बार ऐसा बोला जाता है, ऐसा दिखाया जाता है कि हम लोग बेसिकली जो भाजपा है वो दिखाती है कि हम संविधान के लिए सबसे पक्षधर लोग हैं और इसीलिए मोदी जी अक्सर उसके सामने सर भी झुकाते हैं। और सर झुका करके अंदर ही अंदर, जैसा पुनियानी जी ने भी कहा, खत्म भी तो कर रहे हैं। मैं इसलिए इसको जोड़ रही हूँ क्योंकि अब उसका जो समय है बहुत बहुत क्रिटिकल टाइम है, बहुत क्रिटिकल समय है। कारण यह है कि जब आज़ादी का आंदोलन भी लड़ा जा रहा था तो महात्मा गांधी, उसमें तो व्हाट्सएप नहीं था, ट्विटर भी नहीं थे, इंस्टाग्राम्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं थी। उस समय में भी जब बापू को मैसेज पूरे भारत को जोड़ना था, मैसेज पहुंचाना था, तो उन्होंने नमक का इस्तेमाल किया। नमक लेकर पूरे देश में आंदोलन किया, घूमे। बाबा साहब को ये मैसेज पहुंचाना था कि पानी पर तो सबका समान अधिकार है और हम तालाब से पानी पिए या कुआं से, आप हमको नहीं मार सकते, नहीं खत्म कर सकते। तो बाबा साहब ने पानी चुना तो सब पीते हैं, देश को पानी मांगता है। गांधी जी ने नमक को चुना, हमको चुनना होगा किस चीज को मालूम? वोट को, क्योंकि वोट चोरी हो रही है ना, चोर हैं। पहले सिर्फ विधायक चोरी करते थे, अब वोट भी चोरी करते हैं। वोट की ताकत से हमको जोड़ना पड़ेगा एक दूसरे को, इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है वो वोट कर सकता है। तो वोट हमें आपस में एक दूसरे से बांधती है। वोट की चोरी, मैं बिहार से आ रही हूँ, आपको ही पता है बिहार में क्या हुआ, चोरी हो गया, पूरा चुनाव चोरी हो गया। कारण ये था कि आपने देखा कि बीच चुनाव के दौरान, आपको पता ही होगा, 10-10 हजार रुपये बांटे गए। और जबकि दूसरे राज्यों में कोई चल रही स्कीम भी होती है तो चुनाव आयोग उसको बंद कर देता है, पर वहां पे बीच चुनाव के दौरान मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रेक करके 10-10 हजार बांटा गया। और मैं चोरी ऐसे नहीं बोल रही हूँ। 2 दिन पहले हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, मालूम उन्होंने क्या बोला? बोले, मैं मगही में बोलती हूँ, फिर मैं उसको हिंदी भी करूँगी। उन्होंने ये कहा, एक विधानसभा का वो जिक्र करके एक विधायक का जिक्र भी कह रहे थे, वो हमरा कहलखिन हल कि 2700 वोट से हार रही है, तो हम उनका कहलिए कि हम फोन कर देंगे डीएम के, वो जितवा देते। ये 2020 की घटना है जहां वो कह रहे हैं कि 2020 में हमारा एक विधायक 27 वोट से हार रहा था, तो हमने डीएम को फोन किया। डीएम का नाम भी बताया, अभिषेक सिंह। डीएम का नाम बता के बोले हमने डीएम को फोन किया और 2700 वोट से उसने, 2700 नहीं, 27,000 वोट से उसको जितवा दिया। अब सोच लीजिए कि 2700 वोट से उसको जितवा दिया। अब आगे वो बोलते हैं, ये 2020 की बात है, अब इस चुनाव की बात वो बोलते हैं कि इस बार वो हमको फोन अगर कर दिए होते तो 1600 वोट से ही हारे, तो हम उनको तुरंत जितवा देते फोन करके। तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री के शब्द हैं कि वो फोन करके लोगों को जितवा भी देते हैं। और तो और इसीलिए मैंने कहा कि वोट की चोरी हो रही है, वरना इतने वोट से अगर वो जितवा रहे हैं तो अब सोच लीजिए कितना मार्जिन में वोट चोरी हो रहा होगा। संविधान ने ये कहा ना, हर व्यक्ति मतलब एक वोट, हर व्यक्ति मतलब समानता, हर व्यक्ति मतलब किसी का वोट का वैल्यू ज्यादा नहीं होगा। आप इस जाति में पैदा हुए तो आपका वोट का मतलब 100 नहीं हो जाएगा, और आप इस जाति में हुए तो आपका वोट का कोई कम अर्थ रह गया, सबको बराबर। लेकिन अब तो वोट का पूरा चोरी ही कर लिए सब तरीके से। अब सोचिए कि अगर केंद्रीय मंत्री डीएम को फोन करके एक सीट निकलवा सकते हैं वोट का हेरा फेरी करके, तो प्रधानमंत्री फोन करेंगे तो क्या नहीं हो सकता।
तो हमारे भीतर यही सवाल आ रहा था कि पहले तो हम लोग चिंतित थे कि क्यों ऐसा प्रदर्शन हुआ, पर अब धीरे धीरे ये बातें खुल रही हैं। इसीलिए हमारे लीडर तेजस्वी जी ने उन्होंने कहा कि आई कैन सेंस इट, आई कैन स्मेल इट, बट आई कैन नॉट टेल कि ऐसा क्यों हुआ। मैं इसको समझ सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चल पा रहा क्या हो रहा है, लेकिन पता चलेगा और ये इनके अंदर से ही आएगा। और आ गए केंद्रीय मंत्री खुल के बोल दिए कि हम चोरी किए। खैर, इसी चलते जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया हो रही, जो महाराष्ट्र के साथ हुआ, जो हरियाणा के साथ हुआ, वो बिहार के साथ भी हो गया। और जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है वो इसीलिए ही करवा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो नाम कटवाएंगे। ऐसे प्रोग्राम्स की क्यों जरूरत पड़ती है जो आज बहुजन इंटेलेक्ट फोरम ने करवाया है? इसीलिए ताकि हम में से, हम मान लीजिए 100 लोग ही हैं, 200 लोग ही हैं, अगर कहीं जाएं तो हम वहां पर बात करें, लोगों को समझाएं कि क्या इम्पोर्टेंस है वोट का। और बस क्योंकि बहुत लोग बोर भी हो रहेंगे और मैं बोलती भी जा रही हूँ, तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि देखिए, मैं अक्सर कुछ कुछ किताबें पढ़ती रहती हूँ, बाबा साहब को पढ़ते ही रहती हूँ। ये कहूँगी कि एक किताब है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन। उस किताब में उन्होंने मेंशन किया है कि वो दलित तबके से आते हैं और आज भी आप चले जाइए प्रदेशों में, गांव देहात में, आज भी क्या होता है कि भोज जब होता है, जब मान लीजिए कहीं शादी हो रही तो भोज तो हम लोग करते ही हैं, भोज के अंत में जो जूठन बचता है वो दलित तबकों को दिया जाता है। बिल्कुल यही प्रथा थी पहले, तो जूठन में उसका जिक्र करते हैं। अब लड़ाई ये है, जब संविधान हो गया उसके बाद भी अगर ये चल रहा है तो ये हमारी हार है ना। तो इसीलिए मैं बस इसी बात पे स्ट्रेस करूंगी कि जब हम संविधान की बात कर रहे हैं तो ऐसा दौर वापस ना आए, उसको हमको इंश्योर करना पड़ेगा। सभी लोग में समानता का भाव हो, बंधुत्व हो, और ये एक एक पीढ़ी, हम बुजुर्ग हो, जवान हो, जो भी हो, लड़ाइयाँ जारी रखें। और राम पुनियानी जी काफी उम्र मतलब 80 साल के वो हो रहे हैं, वो अगर यहाँ खड़े हो सकते हैं, उनके बाद मैं आ रही हूँ, तो हम लोग को तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको देखे ना 1890 में, मैं बस खत्म कर रही हूँ, 1890 में मृत्यु होती है ज्योतिबा फुले जी की और 1891 में जन्म लेते हैं बाबा साहेब। तो ये कड़ी है, ये कड़ी टूटती नहीं है, ये चलती ही रहती है। तो इसीलिए बुजुर्ग हो, जवान हो, जो भी हो, हम सभी का दायित्व है मिल करके हम लोग संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ये कितना भी कहें कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसको छोड़ दो, तो हमको यही कहना है, दूसरों को कहो कि ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, छोड़ दो। मुझसे ये मत कहो मेरा सर फोड़ दो, मेरी कमर तोड़ दो, पर मुझसे ये मत कहो हक छोड़ दो। ये हमारा हक है, इसलिए लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लंबी है, पर अगर देश से पोलियो का सफाया हो सकता है तो इनका भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद, जय मंडल, सतरंगी सलाम, सामाजिक न्याय जिंदाबाद। बाबा साहेब, ज्योतिबा फुले, कांशीराम, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, जगदेव बाबू, पेरियार, लोहिया जी, मैं सभी लोगों का स्मरण करती हूँ, नमन करती हूँ। यही कहूँगी कि लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। लड़ाई का कारवा भले बड़ा हो सकता है, दूर हो सकता है, पर वो थमती नहीं। बहुत शुक्रिया।